नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सिगरेट बेस में अब तक आप लोगों ने सुना कि राजेश कपूर और बड़े महंत आमने सामने थे और दोनों ही एक दूसरे को काफी इंटेंस नजरों से घूर रहे थे। बड़े महंत चलकर राजेश कपूर के सामने गए और कुर्सी पर शांत भाव से बैठ गए। थोड़ी देर उस कमरे में इस तरह से खामोशी छाई रही जैसे वहां पर कोई कब्रिस्तान का सन्नाटा छाया हुआ हो। अब राजेश कपूर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह बेचैन आवाज में पूछता है, कौन है आप और आपने मुझे क्यों पकड़ा है? उसकी बात सुनकर बड़े महंत गंभीर आवाज में पूछते हैं, यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, तुम कौन हो और पिछले कुछ वक्त से क्यों आश्रम के पीछे पड़े हुए हो? यहां तक कि तुमने आश्रम में कई सारी परेशानियां भी खड़ी कर दी और तुम आश्रम को बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हो। चाहते क्या हो? यह सुन राजेश कपूर थोड़ा गुस्से में बोला, आप लोगों ने मेरी बेटी को वहां पर किडनैप करके रखा है तो मैं कैसे चुप बैठ सकता हूं? यह सुनकर बड़े महंत उसे अपनी आंखें छोटी करते हुए बोले, कौन सी बेटी और किसकी बात कर रहे हो? तुम हर किसी को पता है कि आश्रम में सिर्फ लड़के ही शिष्य के रूप में भर्ती होते हैं और जो भी वहां पर औरतें या महिलाएं हैं वह बस वहां पर अपना इलाज करवाने के लिए आए हैं या फिर आश्रम की देखरेख करने के लिए है। यह सुनकर राजेश कपूर तुरंत अपनी बेचैन आवाज में पूछता है, कहना क्या चाहते हो? मेरी बेटी को मैंने खुद यहां छोड़ा था, वह बीमार थी, उसका इलाज के लिए। यह सुनकर बड़े महंत इस तरह से नाटक करते हैं जैसे उसे कुछ पता ही ना हो और वह कंफ्यूज आवाज में पूछते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन है तुम्हारी बेटी? यह सुन राजेश कपूर गंभीर आवाज में बोला, अनाया कपूर, मेरी बेटी। यह सुनते ही बड़े महंत गंभीर आवाज में आगे बोले, मतलब क्या है तुम्हारा? अगर तुम्हारी बेटी यहां इलाज के लिए आई थी तो मुझे क्यों नहीं पता? तुम कब छोड़कर गए थे उसे यहां? तो राजेश कपूर थोड़ी शर्मिंदगी भरी आवाज में बोला, तकरीबन 8 से 9 साल पहले वो यहां आई थी। यह सुनते ही बड़े महंत के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वह थोड़ी मजाकिया अंदाज में राजेश कपूर से पूछता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि 7-8 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता और किसी का भी इलाज इतने सालों तक नहीं चलता है? अगर तुम्हारी बेटी यहां इलाज के लिए आई थी तो पिछले 8 सालों से तुम कहां गए थे जो तुम अब उसे यहां लेने आए हो? और क्या पता वो इलाज के बाद यहां से चली गई हो? यह सुनते ही राजेश कपूर के पैरों तले जमीन खिसक गई कि अगर आश्रम में नहीं होगी तो वो क्या करेगा? फिर वो खुद को ही समझते हुए बोला, नहीं, वो यहीं पर ही है और मैं उसे इसीलिए लेने नहीं आया था कि मेरे घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए मैं उसे लेने नहीं आ पाया। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरी बेटी को अपने पास कैद करके रखो। उसकी बात सुनकर बड़े महंत उसे घूरते हुए बोले, तुमने कहा कि वो तुम्हारी बेटी है? क्या मजाक है? जिस आदमी को 8 सालों तक अपनी बेटी का ख्याल भी नहीं आया, यहां तक कि उसने एक भी बार यहां आकर उसे देखने की जहमत तक नहीं उठाई। देखने आना तो दूर की बात है, मुझे तो नहीं लगता कि आज तक कभी किसी ने अनाया कपूर नाम की लड़की की इंक्वायरी तक की है। वह इंसान आज सालों के बाद मुंह उठाकर यहां आता है और कहता है कि उसकी बेटी को आश्रम वालों ने किडनैप करके रखा है। यह सुनकर तो राजेश कपूर इधर उधर अपने नजरें चुराने लगा क्योंकि वह जानता था कि यह सवाल उसको सच का आईना दिखा रहा है और यह काफी शर्मनाक सवाल था। लेकिन फिर भी वह बेशर्म आदमी था। वह दांत पीसकर बोला, जी, लेकिन मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आया हूं। अब तो मैं आया हूं, तो मुझे मेरी बेटी लौटा दो। यह सुनकर बड़े महंत एक कड़वी मुस्कान के साथ बोले, ठीक है, लौटा दूंगा, लेकिन पहले यह बताओ कि इतने सालों के बाद ही तुम उसे क्यों लेने आए हो? वजह क्या है? तो राजेश कपूर अपनी आवाज में चाशनी घोलते हुए बोले, बस मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और अब वह बड़ी हो चुकी है तो मुझे उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी होगी। उसके लिए अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी भी करवानी होगी। यह सुनते ही बड़े महंत की मुट्ठियां कस गई थी। उससे भी ज्यादा कोई ऐसा इंसान था जिसके अंदर आग लग चुकी थी। वह कोई और नहीं, वह था
वन साइड मिरर के पीछे बैठा हुआ हर्षवर्धन रावत, जो अपनी बीवी की शादी की बात सुनकर ही अंदर से दानव बन चुका था। उसको अनाया पर किसी की नजरें बर्दाश्त नहीं थीं और उसके सामने बैठा हुआ वह आदमी उसकी ही बीवी की शादी की तैयारी कर रहा था। वह बहुत मुश्किल से अपनी गुस्से को काबू करके बैठा था। तभी बड़े महंत उसे बिना भाव के देखते हुए बोले, ठीक है, तुम उसे ले जा सकती हो, लेकिन अब वह कोई छोटी बच्ची नहीं है। जब वह आई थी वह टीनेजर थी और उसकी कस्टडी तुम्हारे पास थी, इसलिए तुम उस पर अपनी मनमर्जी थोप सकते थे। लेकिन अब वह इस आश्रम की बेटी है और आश्रम के हर शिष्य और हर गुरु उसे अपनी बेटी की तरह प्यार देते हैं और हर कोई उसकी इज्जत करता है। अगर वह खुद चाहेगी तो वह तुम्हारे साथ जा सकती है। तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते, मैं बस तुम्हें उससे मिलता सकता हूं। इतना बोलकर उनकी आंखों में एक अजीब भाव आ गए, जैसे वह कहना चाहते हो कि तुम्हारी औकात नहीं है अनाया के बाप कहलाने की। वही राजेश कपूर को तो यही चाहिए था। वह बस एक बार अनाया से मिलना चाहते थे। तो वह गंभीर आवाज में बोले, ठीक है, मिलवा दीजिए, मैं उसे मना लूंगा मेरे साथ जाने के लिए। आखिरकार मैं उसका पिता हूं, वह अपने पिता की बात नहीं टालेगी। क्या अनाया की शादी की बात सुन हर्षवर्धन बैठेगा चुप? और क्या राजेश कपूर मानेगा अपनी गलती? और क्या अनाया लौटेगी वापस? अब तक आप लोगों ने सुना कि बड़े महंत और राजेश कपूर की बात होती है और राजेश कपूर अनाया को ले जाने की बात करते हैं, तो बड़े महंत वह सब कुछ अनाया पर छोड़ देते हैं। और राजेश कपूर को भी यही लगता है कि अनाया ने यहां पर काफी बुरी जिंदगी जी है, तो वह अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। वह काफी ओवर कॉन्फिडेंस थे इस बात के लिए कि अनाया उनकी बात कभी नहीं टालेगी, इसीलिए वह बड़े महंत को बेफिक्री से कहते हैं, बस आप मुझे एक बार अनाया से मिलवा दीजिए आश्रम में। दूसरी ओर आश्रम में अनाया को होश आ चुका था। वह सहमी हुई नजरों से इधर उधर देखते हैं। वह जानना चाह रही थी कि वह कहां पर है, लेकिन उससे कुछ खास याद नहीं आता। उसे बस इतना याद आता है कि वह आखिरी बार हर्षवर्धन के पास थी। वह इधर उधर देखती है तो वह अपने कमरे में आ चुकी थी। तो उसे हर्षवर्धन के लिए डर लगने लगा, क्योंकि वह जानती थी कि आश्रम के अंदर अगर कोई अनजान शख्स दिखता है तो आश्रम के लोग क्या करते हैं। वह परेशान होकर अपनी बिस्तर से खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन जहर की वजह से उसके शरीर में अभी भी कमजोरी थी। वह इधर उधर देखती है तो उसे हर्षवर्धन कहीं नजर नहीं आता। वह परेशान हो जाती है। वह तुरंत अपने वॉच को एक्टिवेट करती है और फिंगरप्रिंट देते हुए थोड़ी परेशान आवाज में बोली, रेम कॉल द हर्षवर्धन। रेम भी तुरंत एक्टिवेट होकर दूसरी हर्षवर्धन की हाथ में बंधी हुई डिजिटल वॉच में कॉल लगा देता है। इस वॉच की एक और खास बात थी कि इसके पास अपनी फ्रीक्वेंसी और नंबर थे। इसके लिए इन्हें किसी भी तरह की मीडियम की जरूरत नहीं थी बात करने के लिए, और तुरंत ही हर्षवर्धन को कॉल लग जाता है। हर्षवर्धन, जो वन साइड मिरर की ओर से राजेश कपूर को अपनी गुस्सैल नजरों से घूर रहा था और दबाव बना हुआ था, उसके हाथ में बीप की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर उसकी हार्ट बीट, जो कब से गुस्से से तेज हो चुकी थी, वह और तेज हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि अनाया जाग चुकी है। वह तुरंत अपनी 2 उंगली से उसे रूम को खाली करवाता है। वहां खड़ा हुआ उसका सेक्रेटरी रजत और सभी गार्ड्स तुरंत उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। उनके बाहर जाते ही हर्षवर्धन वॉच में अपने फिंगरप्रिंट देखकर उस फोन को उठता है। फोन उठाते ही अनाया से परेशान आवाज में पूछता है, तुम उठ गई? तभी अनाया बेचैन आवाज में उसे पूछती है, कहां हो तुम मुझे कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे? यह कहते हुए भी अनाया की आवाज लड़खड़ा रही थी। वह अभी भी काफी कमजोरी महसूस कर रही थी। अनाया की आवाज सुनकर हर्षवर्धन, जो कब से बेचैन हो रहा था, वह शांत होते हुए अनाया से बोला, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं, बस कुछ काम निपटाना के लिए बाहर आया था। तुम अपनी जगह से खड़े मत होना, तुम अभी भी काफी बीमार चल रही हो। इतना बोलकर वह अपनी जगह से खड़ा होते हुए उस विला से बाहर जाने लगा। उसे इस तरह से भागता देख उसका सेक्रेटरी भी परेशान हो गया।
वह भी उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन हर्षवर्धन उसे आने से मना कर देता है और वह तुरंत अनाया के पास जाने के लिए निकल गया। अनाया के रूम में हर्षवर्धन तेज कार चलाकर जब अनाया के पास पहुंचता है तो वह देखता है अनाया बिस्तर पर टेक लगाकर बैठी हुई है और उसके हाथ में कुछ किताबें हैं जो वह पढ़ रही है। अनाया को देखते ही हर्षवर्धन दौड़ते हुए उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में कसते हुए एक लंबी गहरी सांस लेता है, जैसे उसका सुकून उसे मिल गया हो। उसकी सांसें भी भारी चल रही थीं। इस वक्त अगर कोई उसे देखता तो कोई यह नहीं कहता कि वह 28 साल का मैच्योर आदमी है, जिसके नाम से पूरे दुनिया में डंका बजता है और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी उसके नाम का टहलका मचाता है। इस वक्त वह किसी बेचैन इंसान की तरह नजर आ रहा था, जो अपनी राह भटक गया हो और अनाया उसकी मंजिल हो और उसका सुकून हो। अनाया भी उसकी तेज हार्ट बीट महसूस करके उसके सर को सहलाते हुए मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ हब्बी, तुम परेशान लग रहे हो? हर्षवर्धन उसे ऐसे ही अपनी बाहों में करते हुए उसके कान पर अपने गर्म सांस छोड़ते हुए गुस्से में बोला, एक बार ठीक हो जाओ, बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्यों गुस्सा हूं। और तुमने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई और तुमने अपने अंदर जहर फैलने पर भी ध्यान नहीं दिया। तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। अनाया समझ गई कि हर्षवर्धन उसे लेकर डर रहा था। अनाया उसे अपनी बाहों में और करते हुए उसे शांत करवाते हुए बोली, तुम शांत हो जाओ, मैं इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अभी तो पूरी जिंदगी तुम्हें परेशान करना है और अपने इशारों पर नाचना है। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी जल्दी मुझसे छुटकारा पालोगे? उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह उसे अपनी बाहों के घेरे से आजाद करके हल्का सा दूर करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर गहरी आवाज में बोला, बीवी आगे से ऐसा कभी मत करना। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें खोने से डरता हूं। आज तक मेरे अंदर यह डर कभी नहीं आया और शायद मॉम डैड के जाने के बाद तो डर क्या है, मैं वह चीज ही भूल चुका था। लेकिन आज तुमने मुझे एहसास करवा दिया कि किसी को खोने का डर क्या होता है। उसकी आंखों में नजर आ रहे दर्द को देखकर अनाया के दिल में एक टीस सी उठी। वह उसके होठों पर अपने होंठ जोड़ते हुए एक डिप किस करने लगी, जैसे वह खुद को और हर्षवर्धन को यकीन दिला रही हो कि वह दोनों ही एक दूसरे को पूरा करते हो। एक लंबी पैसिनेट किस के बाद उसे दूर होते हुए अनाया उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास भरी आवाज में बोली, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता और जब तक तुम हो तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हम एक दूसरे को पूरा करते हैं, तो डरना छोड़ दो। इतना बोलकर वह वापस उसे गले लग गई। क्या अनाया की यह बात होगी गलत? क्या आने वाला तूफान करेगा इन दोनों को जुड़ा? अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया होश में आ गई थी और हर्षवर्धन उसके पास जाकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तब तक अनाया के पास एक शिष्य आता है और सर झुकाकर बोला, डॉक्टर दीदी आपको बड़े महत्व बुला रहे हैं। यह सुनकर अनाया हर्षवर्धन को देखते हुए बोली, चलो हम बड़े महान से मिल लेते हैं। हर्षवर्धन अनाया को गोद में उठाते हुए बोला, ठीक है चलो चलते हैं। अनाया उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, यह क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतरो। हर्षवर्धन उसे अपने बिना इमोशन की नजरों से देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, तुम कमजोर हो, तुम ऐसे ही मेरे साथ चलो। वह उसे ऐसे ही ले जाते हुए भोजनालय के पास पहुंच गया। भोजनालय में यह वही भोजनालय थी जहां पर बड़े महंत अपने तीनों वक्त के भोजन ग्रहण करते थे और पिछली बार हर्षवर्धन भी उनके साथ यही ही था। आज भी अनाया उसके साथ थी। बड़े महंत जो अंदर आराम से भोजन करने के लिए अनाया की राह देख रहे थे, वह अनाया को हर्षवर्धन की गोद में देखकर परेशान होकर पूछते हैं, क्या हुआ अनाया? तुम क्या अभी भी बीमार हो? क्या तुम्हें कमजोरी महसूस हो रही है? अनाया मुस्कुराकर बोली, घनश्याम स्वामी, आप क्यों भूल जाते हैं कि आपकी अनाया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
वह ऐसे ही बीमार नहीं होने वाली। आप खाना खाएं, चिंता मत कीजिए। यह तो बस हर्ष मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो रहा था। यह सुनकर घनश्याम स्वामी भी शांत हो जाते हैं। वहीं हर्षवर्धन अपनी आंखें थोड़ी बड़ी करते हुए अनाया को देखता है, क्योंकि उसने इतनी कैजुअल बड़े महंत को अपने नाम से बुलाया था, जैसे वह बचपन से ही उसे इसी तरह बुलाती हो। यह देखकर हर्षवर्धन अनाया को देखकर बोली, तुम बड़े महंत को उनके नाम से क्यों बुला रही हो? यह सुनकर बड़े महंत मुस्कुराकर बोले, इसके पीछे भी एक कहानी है। इतना बोलकर वह अपनी पुरानी यादों में चले जाते हैं। फ्लैशबैक। अनाया जब यहां पर पहली बार आई थी, तब उसे कुछ सर्वेंट छोड़ने के लिए आए थे। हालांकि यह अनाया का पुनर्जन्म था, लेकिन फिर भी अपने परिवार से मिले हुए धोखे की वजह से वह थोड़ी सी उदास थी। वह हर रोज एक ही जगह पर बैठकर खुद को शांत करने के लिए और अपने दिमागी कंडीशन को स्ट्रांग करने के लिए ध्यान में बैठती थी। हर रोज बड़े महंत एक छोटी सी बच्ची को इतनी फोकस होकर ध्यान करता देखते थे। उन्होंने उसकी आंखों में खालीपन देख लिया था। बड़े महंत जो कभी किसी की बातों में या किसी के मामलों में अपनी टांग नहीं उड़ाते थे, वह अनाया की ओर अनायासी खिंचाव सा महसूस करते हैं। वह एक दिन अनाया के पास जाकर उनके पास बैठते हुए थोड़े गंभीर आवाज में पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? तुम काफी उदास लग रही हो। हालांकि तुम्हारी आंखें काफी गहरी हैं और उनमें कई राज नजर आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर का बचपना कहीं गायब हो गया है। तुम अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर हो चुकी हो और यह एक बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी तकलीफ दूर करूंगा। अनाया, जिसको अपनी पूरी जिंदगी में अपने पिता का प्यार नहीं मिला था, वह बड़े महंत को इस तरह से अपनी फिक्र करता देख उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं। वह उन्हें नम आंखों से देखते हुए बोली, कुछ जख्म दिखते नहीं हैं, बस उसे जिया जाता है। एक नन्ही सी बच्ची के मुंह से इतनी गंभीर बात सुनकर बड़े महंत की आंखों में भी दर्द उतर आया। वो अनाया को देखते हुए बोले, दुख से बाहर आने की कोशिश करो बेटा। अगर ऐसा नहीं कर पाई तो हमेशा अपने पास्ट में कैद रहोगी। खुद को दुनिया के लिए मजबूत बनाओ। और यहां पर बहुत सारे दोस्त हैं, वह तुम्हें नई नई चीज सिखाएंगे और तुम्हें एक नया परिवार मिलेगा। अनाया को यह सुन पहली बार एक अजीब सी फीलिंग आई। वह अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, तो क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? बड़े महंत जो अपने रूढ़ बिहेव और कठोर स्वभाव के लिए जाने जाते थे, अनाया की इस मासूम बात पर मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोले, जरूर, क्यों नहीं, मेरी नन्ही सी दोस्त। तभी अनाया अपनी मासूम आवाज में बोली, तो फिर मेरे नए दोस्त का नाम क्या है? बड़े महंत भी काफी प्यार से मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, मेरा नाम घनश्याम स्वामी है। तुम मुझे इसी नाम से बुला सकती हो। तभी अनाया भी मुस्कुराकर बोली, ठीक है, आप भी मुझे अनाया कहकर बुला सकते हैं। इतना बोलकर वह बड़े महंत को जीभ चिढ़ाकर वहां से भागते हुए बोली, और अगर आप मेरे दोस्त बन गए हैं तो मैं आपको परेशान कर सकती हूं। इतना बोलकर वह उनके पास आई और बड़े महंत के हाथ से कुछ किताबें लेते हुए वहां से भाग गई। उसकी हरकत से बड़े महत्व मुस्कुरा देते हैं। पहली बार अनाया उस आश्रम में आने के बाद कोई बच्चों जैसे हरकत की थी। उन्हें अनाया के साथ एक खिंचाव सा महसूस होता था। फ्लैशबैक खत्म। बड़े महंत जो अपने फ्लैशबैक में अनाया की हरकतों के बारे में सोच रहे थे, वह मुस्कुराकर हर्षवर्धन से बोले, यह बचपन में बहुत शैतान थी। हर्षवर्धन भी अनाया की हरकत जानकर मुस्कुरा देता है। उसे बचपन वाली अनाया की शरारतें देखने का मन कर रहा था। वह उसे अपने पास बिठा लेता है और खुद भी भोजन के लिए बैठ जाता है। तभी बड़े महंत अनाया को देखते हुए गंभीर आवाज में बोले, तुम्हारे पिता यहां हैं और वह तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या जवाब देगी अनाया बड़े महंत को? क्या वो मिलने के लिए मानेगी? और क्या वो अपने पुराने धाव से उभर पाएगी आश्रम के एक कमरे में? अब तक आप लोगों ने सुना कि राजेश कपूर और अनाया आमने सामने थे और राजेश कपूर अनाया की आंखों में खो चुका था। वहीं उसे इस तरह से अनाया में खोया देख बड़े महंत थोड़ी भारी आवाज में बोले, ये है अनाया।
जिसे तुम मिलना चाहते हो? उनकी आवाज सुनकर राजेश कपूर भी होश में आया। वह तुरंत अनाया की ओर बढ़ गया। अनाया, जो गौर से कब से राजेश कपूर को देख रही थी और उसके अंदर की बेचैनी को महसूस कर रही थी, उसे अपनी ओर आता देख वो 2 कदम पीछे हट जाती है। राजेश कपूर, जो उसे जोर से गले लगाने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसे इस तरह से पीछे हटा देख थोड़ा मायूस हो जाता है। फिर वह दूर ही खड़ा रहकर अनाया को देखते हुए बोला, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा डेट। अनाया, जो उसे कब से धुर रही थी, वह बिना इमोशन के बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर कपूर। यह सुनते ही राजेश कपूर अपनी जगह पर जम गया, क्योंकि आज अनाया उस डेट की जगह मिस्टर कपूर कहकर बुलाया था। राजेश कपूर थोड़ी गुस्सैल आवाज में बोले, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मुझे मिस्टर कपूर कहकर क्यों बुला रही हो? अनाया अभी कुछ कहती उससे पहले ही बड़े महंत कठोर आवाज में बोले, आवाज नीचे रखो मिस्टर कपूर। जो बाप 8 सालों से अपनी बेटी को देखने तक नहीं आया, वह आज यहां आकर अपनी बेटी पर हक जता रहा है। क्या तुम इस तरह से इसे यहां ले जाकर इसका ख्याल रखना चाहते हो? और अगर यह तुम्हारे साथ आएगी भी तो तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। यह सिर्फ इस आश्रम की बेटी है, तो आवाज संभाल कर बात करना। बड़े महत्व की बात सुनकर राजेश कपूर को भी अपनी गलती समझाइए। वह थोड़ा परेशान होकर बोला, अनाया बेटा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है। मैंने तुम्हें यहां छोड़ दिया और तुम्हें लेने आने में देर कर दी। प्लीज डेट को माफ कर दो। अनाया अभी भी आराम से उसे देखे जा रही थी। उसने कुछ कहा नहीं। वह शांति से चलकर सामने पड़ी हुई चेयर पर बैठ गई। उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ना ही उसने वहां खड़े किसी इंसान पर ध्यान दिया। वहीं राजेश कपूर, जिसे लग रहा था कि अनाया एक झल्ली सी लड़की होगी, जिसे कुछ पैसे और कुछ चीज देकर ही वह मना लेगा, उसे अनाया को देखकर समझ आ गया कि अनाया इतनी भी बेवकूफ नहीं है, क्योंकि अनाया के आसपास इतना ही स्ट्रांग गोरा था जितना स्ट्रॉन्ग गोरा बड़े महंत के पास से आ रहा था। बस दोनों में हल्का सा अंतर था। बड़े महंत की सालों की तपस्या की वजह से उनके चेहरे पर एक तेज था। वहीं अनाया अपना चेहरा थक कर आई थी, लेकिन उसकी आंखें काफी गहरी थीं, जो किसी को भी अपने आगे झुकाने की ताकत रखती थी। राजेश कपूर भी तुरंत उसके सामने बैठ गया। अनाया बिना भाव की अपनी चार्मिंग वॉइस में पूछती है, मिस्टर कपूर, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? अपनी बेटी के मुंह से वापस मिस्टर कपूर सुनकर राजेश कपूर को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी अभी उसके लिए अनाया को खुश करना ज्यादा जरूरी था। वह बड़े महंत को देखते हुए अनाया से बोला, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? यहां काफी लोग हैं। अनाया अपनी 2 उंगली से उन लोगों को वहां से जाने का इशारा करती है। बाकी सभी लोग भी वहां से जाने लगते हैं। तभी बड़े महंत दरवाजे पर रुकते हुए बोले, अनाया, अगर जरूरत हो तो हम बाहर ही खड़े हैं, किसी को भी बुला लेना, किसी के भी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। वही राजेश कपूर की मुठ्ठियां गुस्से में कस गई थी। कहां वह अनाया को अपनी बातों में फंसाने का सोच रहा था, और कहां यहां के लोग अनाया को उसके खिलाफ भड़का रहे थे। बड़े महंत के जाते ही राजेश कपूर अनाया को प्यार से बोला, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। यह सुन अनाया गहरी आवाज में बोली, किस काम के लिए आप आए हो? आपको अब मेरी क्या जरूरत है? राजेश कपूर समझ सकता था कि अनाया उनसे नाराज है, तो राजेश कपूर उसे समझाते हुए बोले, समझने की कोशिश करो बेटा, मैं तो तुम्हें कई वक्त पहले ही ले जाना चाहता था, लेकिन कंपनी की प्रॉब्लम और बिजनेस के टेंशन की वजह से मैं तुम्हें ले जा नहीं पाया। तुम्हारी मां और बहन भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। वह तो कब से तुम्हारे आने की तैयारी कर रही होगी। तुम चलो, हमारे घर पर सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अब तुम्हें यहां रहने की जरूरत नहीं है। वहीं उनकी बात सुनकर अनाया थोड़ी कठोर आवाज में बोली, मेरी बहन, लेकिन जहां तक मुझे पता है, मेरी मां सालों पहले मर चुकी है और मेरी कोई बहन नहीं है, तो आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? यह सुनते ही राजेश कपूर की मुट्ठियां कस गई। वह अनाया को समझाते हुए बोले, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी एक बहन और एक मॉम भी है?
तुम उनसे मिल चुकी हो। अनाया एक गहरी आवाज में बोली। क्या आपने दूसरी शादी कर ली थी? मेरी मॉम के जाने के बाद। राजेश कपूर थोड़ी कंफ्यूज आवाज में अनाया को समझाते हुए बोले। तुम भूल गई हो बेटा, जब तुम वहां थीं तब भी तुम उनसे मिल चुकी हो। तुम्हारी एक बड़ी बहन भी है और तुम्हारी मां रवीना है। तुम्हें बहुत याद करती है और तुम्हें प्यार भी करती है। यह सुनकर अनाया को याद आता है कि किस तरह से पिछले जन्म में रवीना कपूर उसे नौकरों की तरह बिहेव करती थी और हमेशा उसे नीचा दिखाती थी और उसे टॉर्चर करती थी। यहां तक कि मीठी बोली बोलकर वह उसे नौकरों की तरह काम करवाती थी। वह कहती थी कि तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा है, तुम्हें ही अपनी बहन और अपने मॉम डैड के लिए खाना बनाना चाहिए। ऐसा बोलकर वह हर वक्त उसे खाना बनवाती रहती थी। यहां तक कि घर के काम भी वह उसी से ही करवाती थी, यह कहकर कि यहां के नौकर कामचोर हैं, तुम्हें अपनी मां की मदद करनी चाहिए। और जब उसे जहर दिया जाता था और उसकी बॉडी कमजोर हो गई थी, तभी वह उसे ताने देती थी और नीचे दिखाती थी। यह याद आते ही उसकी मुखिया गुस्से में कस गई। क्या अपनी पुरानी यादों के चलते अनाया उन सबको सबका सिखाएगी? और आगे कैसी होगी इनकी बातें? आश्रम के एक कमरे में अब तक आप लोगों ने सुना कि राजेश कपूर अनाया को लेने के लिए आश्रम आता है और वह दोनों आमने सामने मिलते हैं और राजेश कपूर से ले जाने के लिए अपनी दूसरी बीवी और बेटी का जिक्र करता है, जिसे सुनकर अनाया को अपने पिछले जन्म की कुछ यादें आती हैं और वह गुस्से में मुखिया कस राजेश कपूर को घूरती है। तभी राजेश कपूर उसे समझाते हुए बोला, क्या तुम भूल गई कि तुम बहुत छोटी थी तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैंने दूसरी शादी की थी और तुम्हारी एक बड़ी बहन है। वही यह सुन अनाया की मुट्ठियां कस जाती है, क्योंकि उसके सामने बैठा आदमी कितना गिरा हुआ है कि उसने जानवी को गोद ली हुई बेटी बना दिया। दरअसल जब राजेश कपूर और रवीना की शादी हुई थी, तब जानवी रवीना की बेटी बनकर धर में आई थी और पूरी दुनिया को सिर्फ इतना ही पता है कि राजेश कपूर ने रवीना की बेटी को अपना नाम दिया। लेकिन अनाया को अभी भी याद है, एक बार जब उसकी तबीयत बहुत खराब थी और जब जानवी उसे नीचा दिखा रही थी, तब अनाया ने गुस्से में उसे गंदा खून बोल दिया था। तब जानवी ने गुस्से में उसे बता दिया था कि उसके बायोलॉजिकल पिता राजेश कपूर ही है। यह सब याद करके अनाया के अंदर का खून खोल गया था। वो अब ज्यादा कुछ सुनना नहीं चाहती थी। वह बिना भाव के राजेश कपूर से बोली, आप मुझे ले जाना क्यों चाहते हैं? और वह भी इतने सालों के बाद? राजेश कपूर उसे समझाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम बहुत जल्द 21 साल की होने वाली हो और तुम्हारी मां की इच्छा थी कि तुम्हारे 21 साल के होने के बाद तुम्हारी शादी हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मां की इच्छा अधूरी रहे। और वैसे भी अब हमारी कंपनी में सब कुछ ठीक होने लगा है, तो मैं चाहता हूं कि तुम घर वापस लौट आओ। अब तुम्हें यहां पर आश्रम में रहने की जरूरत नहीं है, और जहां तक मुझे पता है तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो चुकी है, तो तुम चलोगी ना मेरे साथ? अनाया उन्हें देखते हुए बोली, ठीक है, अगर मेरी मां की इच्छा थी तो मैं जरूर आऊंगी। यह सुनकर राजेश कपूर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। राजेश कपूर उसे देखते हुए बोले, ठीक है, हम कल ही निकल रहे हैं, तुम तैयार रहना। अनाया बिना भाव के बोली, मैंने कहा मैं आऊंगी, मैंने यह नहीं कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनकर राजेश कपूर थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या मतलब है बेटा तुम्हारा? अनाया उन्हें देख गंभीर आवाज में बोली, मेरा यहां कुछ काम बाकी है, उसको खत्म करके मैं मुंबई आ जाऊंगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। राजेश कपूर को अब अनाया पर गुस्सा आ रहा था। आखिर उसकी कंपनी की बात थी, उस पर ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था। वह हर हालत में अनाया को कल ही ले जाना चाहता था। उसका बस चलता तो वह अनाया को अभी ही फ्लाइट में ले जाता और कल सुबह सुबह शेयर होल्डर के सामने उसे पटक देता, ताकि उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। लेकिन वह अनाया के नेचर को देखकर इतना समझ चुका था कि यहां पर जोर जबरदस्ती का काम नहीं है, और अनाया अब वह भोली भाली बच्ची नहीं रही। हालांकि उसे दुनियादारी की खबर नहीं है, ना ही उसे बाहर के लोगों का ज्ञान है,
लेकिन अब वह इतनी भी बेवकूफ नहीं रही कि कोई उसे मामू बनाकर चला जाए। वह गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन बेटा, कंपनी में तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी मां सब कुछ तुम्हारे नाम करके गई है। अब वहां के लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। तुम्हें जल्द से जल्द वापस लौटना होगा। यह सुनकर अनाया एक आईब्रो उठाकर बोली, इसका मतलब आप मुझे कंपनी के लिए लेने आए हो? यह सुनकर राजेश कपूर अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी मोम की खड़ी की हुई कंपनी बर्बाद हो जाए? मैं तो बस तुम्हारी मोम की रखी हुई चीजों को संभाल रहा हूं। तुम्हें भी उन्हें संभालने में मेरी मदद करनी चाहिए, जैसे तुम्हारी बहन मेरी मदद करती है। यह सुन अनाया की मुट्ठियां कस जाती है। कैसे उसकी वो घटिया बहन उसकी मॉम की कंपनी में अपना हक जताती होगी। यह सुनकर अनाया मन ही मन सोचती है, यह इंसान मेरी मां के नाम पर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। कितना घटिया इंसान है। आज तक मैं उसे अपना बाप मानती आई हूं। यह सोचते ही उसे अंदर से घिन आ रही थी। वह गुस्से में मुखिया करते हुए गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, मैं परसों तक आ जाऊंगी। आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप जा सकते हैं। यह सुनकर राजेश कपूर एक गहरी सांस लेकर बोला, क्या हम कल ही नहीं निकल सकते? अनाया बिना भाव के बोली, मैं आपके साथ नहीं जा रही। आप चिंता मत कीजिए, मैं परसों की फ्लाइट से आ जाऊंगी। अब आप जा सकते हैं। इतना बोलकर वह अपनी जगह पर खड़ी हुई और बाहर जाने लगी। राजेश कपूर एक और कोशिश करते हुए आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, बेटा, मेरी बात सुनो। अनाया, जिसका ध्यान अब राजेश कपूर पर नहीं था, ऐसे अचानक अपना हाथ पकड़े जाने से गुस्सा आ गया। वह अपना हाथ खींचते हुए थोड़ी गंभीर आवाज में बोली, क्या कर रही है मिस्टर कपूर? राजेश कपूर उसे देखते हुए प्यार से बोला, बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं, तो मुझे पराइयों की तरह ट्रीट क्यों कर रही हो? मानता हूं कि मेरी गलती है। मैंने तुम्हें इतने सालों तक यहां रहने दिया, लेकिन तुम मेरी मजबूरी तो समझो। अनाया उनसे 2 कदम पीछे हटाते हुए बोली, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही। बस मुझे आपके पास एक पिता वाली फीलिंग नहीं आ रही। उसे ज्यादा कुछ नहीं। अब मुझे बाहर जाना होगा। इतना बोलकर वह दरवाजा खोल देती है। दरवाजा के बाहर ही बड़े महंत थे। अनाया के कठोर आवाज को सुनकर बड़े महंत परेशान होकर बोले, क्या हुआ अनाया बेटा? तुम परेशान क्यों लग रही हो? इतना बोलकर वह उसके माथे पर हाथ रखते हैं, जैसे वह उसे शांत करवा रहे हो। अनाया बड़े महंत के इतने प्यार देख शांत हो जाती है और वह सर झुकाकर प्यार से बोली, कुछ खास नहीं धनश्याम स्वामी, बस मुझे जाना होगा अपनी मॉम की कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए। आप चिंता ना करें। यह सुनकर बड़े महंत थोड़ा मायूस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे जाने की तैयारी करवाता हूं। तभी राजेश कपूर, जो अनाया को ऐसे बड़े महंत का नाम लेता देख और उसके नजदीक जाता देख सदमे में था। वो हिस्से आते हुए बोले, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ही उसे ले जाऊंगा। हम कल ही जाएंगे। क्या अनाया राजेश कपूर की बात मन कल ही चली जाएगी, या फिर राजेश कपूर अपना सब कुछ को देगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।